नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल चरण। सरकार और न्यायपालिका के बीच तकरार और भी बढ़ गई है। दिल्ली में दो मौकों पर चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के बीच वार पलटवार हुआ। संविधान दिवस के मौके पर आयोजित समारोह के दौरान चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा कि सरकार के किसी भी अंग को लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए। चीफ जस्टिस के मुताबिक अगर संसद संविधान के खिलाफ कोई भी कानून बनाती है तो न्यायपालिका को उसे खारिज करने का पूरा अधिकार है। इसी कार्यक्रम के दौरान कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निराश किया था। सरकार और न्यायपालिका के बीच में तकरार जो है वो बढ़ गई है। तो जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच चल रही तकरार को लेकर पूर्व कानून मंत्री और कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पर निशाना साधा है। मोइली ने रविशंकर प्रसाद के बयान को बीजेपी महासचिव का बयान करार दिया है और पूर्व सॉलिसिटर जनरल और वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सरकार और न्यायपालिका के बीच जारी तकरार पर तो दुख जताया है, लेकिन दोनों ओर से दी जा रही दलीलों को उन्होंने सही भी ठहराया है। और वहीं आरबीआई ने सीमित समय के लिए सीआरआर के नियम में बदलाव किया है। बैंकिंग सिस्टम में आई अतिरिक्त नकदी को लेकर केंद्रीय बैंक ने सीआरआर नियमों में बदलाव किया है। बैंकों को अब 16 सितंबर से 11 नवंबर के बीच आई अतिरिक्त नकदी पर 100% सीआरआर रखना होगा। अतिरिक्त सीआरआर नियम की समीक्षा 9 दिसंबर को होगी। आरबीआई के इस कदम से बैंकिंग सिस्टम से 3.5 लाख करोड़ की नकदी खत्म होगी। नोटबंदी के बाद सरकार को 15 लाख करोड़ कैश जमा होने की भी उम्मीद है। वहीं फेडरल बैंक के प्रेसिडेंट ट्रेजरर आशुतोष खजूरिया ने कहा कि नए सीआरआर नियमों से बैंकों को नुकसान होगा। बैंकों को ग्राहक को ब्याज देना होगा, लेकिन सीआरआर पे कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। ये 16 सितंबर से 11 नवंबर के बीच में जो भी जमा राशियों में वृद्धि हुई है उसके ऊपर जो सीआरआर है वो एडिशनल सीआरआर 100% रखने का प्रावधान जो है वो इस सर्कुलर में है, लेकिन अभी इसकी डिटेल्स अभी नहीं आई है किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो बिना एसबीएन के भी अगर किसी की मतलब वृद्धि हुई है डिपॉजिट्स में, तो क्या उसपे भी वो जो एडिशनल अगर आप डिफरेंस लेते हैं, मान लीजिए किसी बैंक ने कोई एसबीएन एक्सेस नहीं किया या उसके पास इसकी वजह से कोई वृद्धि नहीं हुई है और सामान्य रूप से उसके डिपॉजिट में वृद्धि हुई है, तो क्या वो डिपॉजिट का जो डिफरेंस है उस पर भी 100% सीआरआर रखी जाएगी? क्योंकि अगर ऐसा होता है तब तो एक और वो कस्टमर को डिपॉजिट पे कर रहे इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे और दूसरी ओर जो सीआरआर है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा 100%। तो सीधे सीधे एक लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन है बैंक के लिए। और सरकार ने जीएसटी रिवाइज ड्राफ्ट बिल जारी कर दिया है। रिवाइज ड्राफ्ट को सरकार ने लोगों की राय के लिए सीबीईसी की वेबसाइट पर अपलोड भी किया है। जीएसटी काउंसिल रिवाइज ड्राफ्ट पर 2 से 3 दिसंबर को विचार करेगी। रिवाइज ड्राफ्ट बिल में कई नए प्रावधान शामिल भी किए गए हैं। जीएसटी रिवाइज ड्राफ्ट बिल में एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर को भी शामिल किया गया और साथ ही सप्लाई चेन वैल्यूएशन से जुड़े नए प्रावधान भी इसमें शामिल हैं। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज की परिभाषा को भी शामिल किया गया है। वहीं नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि ब्लैक इकोनॉमी को खत्म करने के लिए नोटबंदी जरूरी थी। अमिताभ कांत पीएचडी के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। कार्यक्रम में अमिताभ कांत, डीआईपीपी सेक्रेटरी रमेश अभिषेक, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई बड़ी हस्तियां मौजूद थी। इस दौरान रमेश अभिषेक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर कहा कि राज्यों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ ध्यान देना होगा और उन्हें अपनी रैंकिंग में सुधार करना होगा। स्ट्रक्चरल चेंजेस require bold decisions. They require a GST. They require bankruptcy law, which has been brought in. They require demonetization. And what will happen as a consequence of this is that your economy is then able to move. Your banks will get flush with funds. Your interest rates will come down. Your tax rates will come down. And over a period of time, demonetization will enable you to give a bigger spurt to your economy.
On ease of doing business, lot of initiatives have been taken by the central government and the states. We have now, from the next year, we are asking for public feedback for ranking of states in all those 340 odd parameters that we have. And on the central government side also, whether it's starting business, incorporating company, EPFO, income tax, customs, excise, we want public feedback. वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारत की इकोनॉमी की तारीफ करते हुए कहा कि ग्लोबल मंदी के बावजूद पिछले 8 साल से भारत की ग्रोथ बेमिसाल है, लेकिन भारत को गरीबी, भुखमरी और रोजगार की ओर ध्यान भी देना होगा। We should take pride in the economic resilience that India has demonstrated in the last 8 years despite the global economic slowdown resulting from the international economic crisis of 2008. This reflects a maturing of our thought, economic thought of the country and the growing competitiveness of our enterprises. और अब बात टाटा ग्रुप में चल रहे घमासान की। ये घमासान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब टाटा सन्स ने निर्मला कुमार को लीगल नोटिस भेजा है। निर्मला कुमार पर टाटा सन्स ने महत्वपूर्ण जानकारी लीक करने का आरोप भी लगाया है। इससे पहले निर्मला कुमार ने टाटा सन्स पर करारा हमला बोला था। निर्मला कुमार ने टाटा ग्रुप में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सवाल भी खड़े किए थे। निर्मला कुमार का ट्वीट ये है। हमारे टाटा ग्रुप में मचा घमासान जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि लंबे समय से अब ये विवाद चलता हुआ आ रहा है और अब टाटा सन्स ने निर्मला कुमार को लीगल नोटिस भी भेज दिया है। जी हां, निर्मला कुमार पर टाटा सन्स ने महत्वपूर्ण जानकारी लीक करने का आरोप लगाया है और इससे पहले निर्मला कुमार ने टाटा सन्स पर करारा हमला भी बोला था। तो निर्मला कुमार पर यह आरोप लगे हैं कि उन्होंने कंपनी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं लीक की हैं और इस बारे में टाटा सन्स ने निर्मला कुमार को लीगल नोटिस भी भेजा है। उसके जवाब में निर्मला कुमार ने टाटा ग्रुप में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर ही सवाल खड़े किए थे। वहीं टाटा केमिकल्स और टाटा स्टील के बोर्ड से हटाने जाने के प्रस्ताव को टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री और नुस्ली वाडिया ने चुनौती देने का फैसला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, टाटा केमिकल्स की ईजीएम 23 दिसंबर और टाटा स्टील की एजीएम 21 दिसंबर को बुलाई गई है। सूत्रों के मुताबिक इस ईजीएम से पहले साइरस मिस्त्री ने अपनी बात लिखित और मौखिक तौर पर कहने का नोटिस दिया। गौरतलब यह है कि साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद से उन्हें बाकी कंपनियों से भी हटाया जा रहा है। तो विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है और अब टाटा केमिकल्स और टाटा स्टील के बोर्ड से हटाए जाने के प्रस्ताव को टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री और नुस्ली वाडिया ने चुनौती देने का फैसला किया है। और हमारे साथ इस बारे में और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रिजेश जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश, ये मामला जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और अब साइरस मिस्त्री और नुस्ली वाडिया ने चुनौती देने का फैसला किया। इस फैसले को जी दोनों की ओर से टाटा स्टील को इस बात का नोटिस किया है कि वो जो 21 दिसंबर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होने वाली है वो वहां पर शेयर होल्डर्स के सामने अपना पक्ष रखना चाहते हैं। ये जो रिक्वेस्ट है ये साइरस मिस्त्री की ओर से और नुस्ली वाडिया दोनों की ओर से गई है और वो शेयर होल्डर्स को लिखित में और मौखिक तौर पर दोनों तरह से वो उन्होंने वक्त मांगा है कि उनको शेयर होल्डर्स के सामने अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। आमतौर पर ये होता है कि जब भी ईजीएम होता है या ईजीएम जैसे इवेंट होते हैं तो वहाँ पर मुख्य तौर पर चेयरमैन को ही या जो भी कंपनी का सीईओ या चेयरमैन जो भी हो उस कंपनी के नियम के हिसाब से वही लोग अपनी बात वहाँ पर शेयर होल्डर्स के सामने रखते हैं। लेकिन इन्होंने इस बार ये मौका मांगा है कंपनी के सेक्शन 169 सबसेक्शन 4 के तहत कि इनको इस बात की इजाज़त दी जाए ताकि वो साफ कर पाएं कि जो कुछ हुआ है, जो कुछ भी बात रही है, जो कुछ भी हुआ है इन दिनों के बीच में या टाटा स्टील के बोर्ड मीटिंग में या टाटा केमिकल्स के बोर्ड मीटिंग में वो बात रख पाएं और अपनी
स्थिति साफ करें कि आखिर ये जो चीजें हो रही हैं उसमें शेयर होल्डर्स का फायदा है, नुकसान है, क्या है, और उनका अपना व्यू क्या है उस पर, वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या शेयर होल्डर्स को क्या कन्वे करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो टाटा केमिकल्स और टाटा ने जो है ये टाटा स्टील के बोर्ड से हटाए जाने के प्रस्ताव को टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री और नुस्ली वाडिया ने चुनौती देने का फैसला किया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज दूसरे राउंड की प्री बजट मीटिंग की और आज की बैठक में वित्त मंत्री ने उद्योगपतियों और सोशल सेक्टर के लोगों से मुलाकात की। आपको बता दें कि कल हुई मीटिंग में उद्योगपतियों ने वित्त मंत्री से कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की मांग भी की और साथ ही इंडस्ट्री का कहना है कि आम लोगों के लिए टैक्स की छूट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख तक की जाए। We've spoken about corporate tax that as the finance minister had in his budget speech said that they want to bring it down. We have suggested that probably this is the time. We've also talked about more investments coming in, more areas to open up. So I think those issues have been discussed. Well, they have themselves said that over a period of 4 years they want to bring it to 25. I think it's time that they actually give a little more booster this year, so that will help. And also we've discussed about MAT and certain issues which are on the taxation based. Of course, GST was also discussed. That is a work in progress. As you know, the 2nd, 3rd December, the meeting is taking place. Hopefully, they'll come through. We have suggested that the tax rate for corporates should be brought down to at least 25%, withdraw MAT, withdraw dividend tax, and for individuals up to 5 lakhs, nil tax, between 5 to 25 lakhs, 10%, above 25 lakhs, 20%, and above 1 crore, 25%. So that should be the maximum. This is a proposal from ASSOCHAM which we have given. तो लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि काले धन से तो देश को नोटबंदी के ऐतिहासिक कदम के बाद मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि नकली नोट और काला धन एक बार फिर वापस नहीं आएंगे। तो सवाल यह है कि नकली नोट और काले धन का परमानेंट सॉल्यूशन आखिरकार क्या है? इसका जवाब है कैशलेस ट्रांजैक्शन। पंजाब के भटिंडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के लोगों को कैशलेस ट्रांजैक्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की और कहा कि मोबाइल को ही अपना बैंक बनाइए। देखिए रिपोर्ट। आपका जो पास मोबाइल फोन है वो सिर्फ मोबाइल फोन नहीं है। आपके मोबाइल फोन को आप अपनी खुद की बैंक बना सकते हो। आपके मोबाइल फोन को आप अपना बटवा बना सकते हो। अगर आप कैश की किल्लत से जूझ रहे हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मोबाइल से कैशलेस ट्रांजैक्शन आपकी सारी टेंशन दूर कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि मोबाइल को ही अपना बैंक बनाइए। मोबाइल बैंकिंग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, तभी ब्लैक मनी पर लगाम लगेगी। भविष्य में भी भ्रष्टाचारियों को फिर से अगर उठने नहीं देना है, काले धन वालों को उठने नहीं देना है, तो मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि आप अपने मोबाइल फोन में ही बैंक का ब्रांच बना दो। काले धन और नकली नोट पर नकेल कसने के लिए करेंसी चेंज का फैसला पहली बार नहीं लिया गया है। पहले भी कई बार बड़े नोटों को अर्थव्यवस्था से बेदखल किया जा चुका है। यानी जब जब काला धन और नकली करेंसी का दीमक अर्थव्यवस्था को खाता है, सरकार ऐसे कदम उठाती है। लेकिन सवाल यह है कि कैसे इस समस्या को जड़ से खत्म किया जाए। इस सवाल का एक जवाब है मोबाइल के जरिए कैशलेस लेन देन ट्रांजैक्शन। कैशलेस यानी आप जब भी कोई भी सामान या सर्विस लें और उसके लिए आपको कैश पेमेंट ना करना पड़े। किसी को पेमेंट देने हो या किसी से लेने हो, बस मोबाइल में एक बटन दबाया और हो गया पेमेंट। नोट लेन देन और संभालने की झंझट ही खत्म। एक भी रुपये का कैश नोट न हो तो भी आज का विज्ञान ऐसा है, टेक्नोलॉजी ऐसी है, अगर आपके पैसे बैंक में जमा पड़े हैं तो आप मोबाइल फोन से बाजार से खरीदी कर सकते हैं, मोबाइल फोन से पेमेंट दे सकते हैं, हाथ को रुपये को छुए बिना भी
आपका पूरा कारोबार कर सकते हैं। सोचिए, आज अगर आप कैशलेस पेमेंट सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे होते तो बैंक की लाइन में न लगना पड़ता। बैंक भी कोशिश कर रहे हैं कस्टमर को डिजिटल पेमेंट सिस्टम की ओर लाने की। Now, e-wallets, debit cards, credit cards, digital transfers. This is the future technology in relation to currency. The government is encouraging it. हमारे देश में करीब 95% पेमेंट कैश या चेक के जरिए होती है। दुनिया भर में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या के मामले में हम तीसरे नंबर पर हैं। हमारे यहाँ 12.5 करोड़ से भी ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं, लेकिन डिजिटल पेमेंट के मामले में हम अभी नौसीखे ही हैं, क्योंकि महज 2.5 करोड़ यूजर्स ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देश को जरूरत है कैशलेस क्रांति की। डिजिटल पेमेंट से पैसों का लेन देन पारदर्शी रहता है, साथ ही नकली करेंसी और काले धन से मुक्ति मिलती है। इससे आपकी जिंदगी भी आसान होगी। आने वाला वक्त कैश का नहीं बल्कि मोबाइल का होगा। पूजा मक्कड़ के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। तो कैशलेस ट्रांजैक्शन आपकी जिंदगी को आसान कर सकता है।